Hello students, welcome to online classes. This is Gurpreet Singh and today we will discuss about Indian history sources. तो देखिए हम पीछे डिस्कस कर रहे थे सोर्सेज को। फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहले तो थे लिटरेरी सोर्सेज एंड सेकंड वन वाज आर्कियोलॉजिकल। क्या बच्चों, इसको हमने और पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे रिलीजियस सोर्सेज, नॉन रिलीजियस सोर्सेज, जीनियोलॉजीज। और इसको हम डिवाइड करेंगे और पार्ट्स में, जैसे रिकॉर्ड, कल्चर, coin and stamp। तो बच्चों, इसके बाद फिर कैविटी। अब इसमें रिकॉर्ड में कौन कौन से थे इंस्क्रिप्शन थे इसमें? उसके बाद पोर्ट्रेट थे कुछ, पोर्ट्रेट पर लिखे हुए आर्टिकल्स थे। फिर ब्रॉन्ज आर्टिकल्स थे। और भी बहुत सारी चीजें जो हमारे पास लिखे हुए रिकॉर्ड में थे। तो देखिए बच्चों, इसकी जरूरत क्या थी? अब हमारे पास जो लिटरेरी सोर्सेज थे, इससे जो ओल्डेस्ट सोर्स है, ओल्डेस्ट हिस्ट्री थी, वो पता लगी हमें 1500 बीसी से लेकर, ठीक है। अब जो जो उसका वैदिक टाइम था, सबसे जो ओल्डेस्ट लिटरेचर वर्ल्ड का कहें, इंडिया का कहें, वो थे वेद। तो हमें वेदों से पहले का क्या इतिहास था, क्या हिस्ट्री थी, कैसी हमारी सिविलाइजेशन कॉलोनीज थी, कैसे ह्यूमन बीइंग का नेचर था, किन सिचुएशंस में सर्वाइव करता था, क्या हालात थे उस टाइम के, इसका पता कैसे लगे? इसका पता यहाँ से तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो ओल्डेस्ट सोर्स है हमारे 1500 बीसी का। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी आर्कियोलॉजी की। आर्कियोलॉजी की किसी साइट पर जाके खुदाई, डिगिंग करना, एक्सकेवेशन करना, उसे हम आर्कियोलॉजी के अंदर रखेंगे। और सिर्फ एक्सकेवेशन नहीं, जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, एशियंट हिस्ट्री की है, मेडिक हिस्ट्री की, ये सभी इसी के अंदर आएंगे। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, जो हमारा हिस्ट्री पीरियड है, एशियन हिस्ट्री का पुराना समय जो था हमारा, उसको बेसिकली हम चार कल्चर्स में डिवाइड कर सकते हैं, चार टाइम पीरियड डिवाइड कर सकते हैं। कि कौन कौन से है? पहला है ऑर्क कलर्ड पोट्री। फर्स्ट इज ऑर्क कलर्ड पोट्री, हम शॉर्ट में लिखेंगे ओ पी आर। एंड द सेकंड इज रेड एंड ब्लैक ब्लैक एज। तो इसे हम लिखेंगे आर जी डब्ल्यू। इसके बाद जो थर्ड है हमारा, वो है पेंटेड ग्रे पेज, ठीक है। इसे कहेंगे हम पी डब्ल्यू, पी जी डब्ल्यू। और फोर्थ एंड लास्ट इज नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पेंटेड ब्लैक एंड पी जी। अब ये चारों के चारों थे क्या, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे हमने इनको क्यों बांटा है, क्या कारण है इसका, इस सभी पर हम आज डिस्कस करेंगे। वो जो ब्लैक एंड रेड है इसको, ठीक है। वैसे तो कोई बात नहीं, फिर भी अपने चला गया था।
देखो काइंड ऑफ पीरियड क्या था बच्चों। पुराने समय में ऐसे तो था नहीं हमारे पास सीधा सभी हथियार सभी मेटल्स आ गए थे। धीरे धीरे वो डेवलपमेंट हुआ था। मिलियंस ईयर्स अगो ह्यूमन बीइंग, जो आज का साइंस ह्यूमन है, बुद्धिमान मनुष्य है, ये ईस्टर्न अफ्रीका से चला सर्वाइव करने के लिए। क्यों चला? कि वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी, रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, खाने की जरूरत थी, पीने की जरूरत थी। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण 100, 200, 400, 500 के ग्रुप्स में वो सभी लोग वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में जाने लगे। तो इसी तरह वो इंडिया में भी आए, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, अफ्रीका के और पार्ट में, यूरोप में, रशिया में, अमेरिका, पेरू, सब जगह गए। धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले तो वो जो किसी चीज का यूज करते थे वो थे पत्थर, स्टोन। तो सबसे पहली एज थी, एजेस मीन पहली थी स्टोन एज। स्टोन एज कब थी? लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से लेकर लगभग 700 से 800 BC, ठीक है, आज से लगभग 10,000 ईयर्स अगो तक। सेकंड इज ब्रॉन्ज एज। अब ब्रॉन्ज एज क्या थी? वो टाइम जब हमारे पास मेटल के रूप में सबसे जो की बड़ी स्टोरेज थी वो थी ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एज में जो भी कुछ हुआ, जो हमारी सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, येलो रिवर पर या इजिप्ट में जो भी थी, वो सब थी ब्रॉन्ज एज के पार्ट। उस टाइम में जितने भी हमें आर्कियोलॉजी से एक्सकेवेशन करने पर, डिगिंग करने पर जो भी सामान मिला है, चीजें मिली हैं, खेल खिलौने मिले हैं या कुछ मेटल की और चीजें मिली हैं, उसमें ब्रॉन्ज ज्यादा था। तो ब्रॉन्ज एज। और थर्ड और लास्ट थी आयरन एज। जब भाई साहब लोहा आया था लगभग 600 BC से 700 BC लगभग, ये अप्रोक्सीमेट ये माना जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइम में आया। ये तीन एजेस थी। जब लोहा आया तो वेपन्स बनने शुरू हो गए, टूल्स बनने शुरू हो गए, लड़ाइयाँ उसके बाद इधर उधर की मार काट। तो बच्चों ये तीनों एजेस में ही इसको हम डिफाइन करेंगे। अब ये और कलर पोर्ट्री। अब इसको पोर्ट्री क्यों कहेंगे? देखिए, जब हम किसी जगह में डिगिंग एक्सकेवेशन करते हैं किसी आर्कियोलॉजिकल साइट में, तो वहां पर जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चीज मिलती है वो मिलती है पोट्री। तो उस टाइम की पोट्री थे या कुछ और बर्तन थे, ठीक है। तो और कलर की कहेंगे। वैसे तो उस टाइम में जो बर्तन मिले हैं उसमें ब्लू स्लिप्स, लेकिन ये जो और पोट्री है ना, इसको जब जो आर्कियोलॉजी में काम करने वाले बंदों ने इसको जब खुदाई की, हाथ लगाया इसको, तो उनके हाथ और कलर हो गए। इसको हम इसलिए कहेंगे और कलर पोएट्री, पोट्री, ठीक है। और ये जो थी वो ये लगभग थी ब्रॉन्ज एज से पहले। अब आती है ब्लैक एंड रेड वेयर। ये कब की थी? जब ब्रॉन्ज एज लगभग खत्म होने वाली थी और आयरन एज शुरू होने वाली थी, उस टाइम की थी। यानी कि अप्रोक्सीमेट BC से, ठीक है, हालांकि इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेट हम ये मान सकते हैं। इसके बाद ये आया, फिर ये आया। ये लास्ट में आई थी कि ये आयरन एज के लगभग बाद की बात है, ठीक है बच्चों। अब हम इसके बाद जानेंगे हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में। रिकॉर्ड्स क्या है बच्चों? देखो बच्चों, किसी भी टाइम की कैसी कल्चर थी, कैसी पॉलिटिक्स थी, कैसी वहाँ की जियोग्राफी थी, क्या क्लाइमेट था, कैसा क्लाइमेट था। हालांकि क्लाइमेट अभी वैसा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ तो हुआ है पहले से अलग, ठीक है बच्चों। इस सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें एक खास बात आती है रिकॉर्ड्स में, इंस्क्रिप्शन। और पिलर्स पर जो लिखे हुए हैं कौन से, पिलर्स पर क्या है? आज के टाइम में हमारे पास न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो कोई भी बात अगर सरकार ने आम पीपल तक पहुंचानी हो तो वो अखबारों में, न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पर आके बोल देंगे, ठीक है। पहले जैसा था नहीं।
तो जो रूरल थे, जो किंगडम्स के एम्परर थे, उन्होंने अगर कोई भी बात अपने लोगों तक पहुंचानी है, आम पब्लिक तक पहुंचानी है, तो उसके लिए इंस्क्रिप्शन यूज हुआ करते थे। अब इंस्क्रिप्शन में खासियत क्या थी? इंस्क्रिप्शन से स्टोन के ऐसे बड़े बड़े स्लेट्स थी, उस पर कुछ ना कुछ लिख देते थे, ऐसे देते, या फिर कॉलम से सिलर्स होते थे जो बड़े बड़े, उस पर ऐसे कुछ ना कुछ करके लिख देते थे। ठीक है बच्चों। अब इसमें खास बात यह थी कि इसमें जो स्पेस था वो लिमिटेड थी। अब इससे क्या पता लगता है कि कोई एम्परर है, उसने किसी और एम्परर पर अटैक किया, तो उसके बारे में लिख देगा। इससे हमें पता लगेगा कि उसके आसपास कैसा माहौल था। अब ये जो इंस्क्रिप्शन जितनी भी दूर मिले हैं, हाँ, उससे उस स्टेट की बाउंड्री का पता लगता है, वो स्टेट का बॉर्डर कहाँ तक था, या उसकी जो हुकूमत थी वो कहाँ तक चलती थी, इस सभी के बारे में पता लगता है। इसके अलावा बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पता लगता है कि जो एम्परर थे वो कैसे थे, उनके आगे आगे बच्चे कैसे थे, कैसा रूल था उनका, इन सभी के बारे में पता लगता है। खास बात थी कि इनमें जो डेट थी वो मेंशन होती थी, जो प्लेस था जहां पर ये लिखे गए हैं वो मेंशन होता था। ठीक है, किस बंदे ने लिखे हैं, ये किसने के द्वारा लिखवाए गए हैं, वो सभी इस चीज में मेंशन होता था। इससे पता लगेगा कि उस समय का, उस टाइम का जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी, उसको हम किस एंगल से देख सकते हैं। और इसके बाद उसकी जो उस टाइम के जो क्रॉनिकल इवेंट्स थे के बारे में भी हमें हमें यहाँ से पता लगता है। ठीक है बच्चों। अब इसमें कुछ खास खास नाम लेंगे तो अशोक है, जो अशोक भाई साहब हो रहे एम्परर थे ना, इनकी इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा भी है एक। ये जो मेड बाय खारवेल। ठीक है बच्चों। अब अशोक कौन था? मौर्य एम्परर का बहुत बहुत बड़ा, बहुत महान, बहुत ग्रेट रूलर। ठीक है। अब इसने किसको फॉलो किया था? बुद्धिज्म को। बुद्धिज्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी और लास्ट में बनाया है एक धम्मा, तो कहते हैं अशोक धम्मा। अशोक का धम्म, धम्म मीन धर्म। ठीक है। अच्छी बातें, क्रुएलिटी से दूर आना, एनिमल्स को किसी खास ओकेजन पर ना मारना मारना, या ऐसे एनिमल्स जिसको कभी मारना ही ना, आम लोगों के लिए अच्छा जो सोसाइटी बनाना, अच्छी मोरल वैल्यूज, ह्यूमन बीइंग की अच्छी अच्छी बातें, इन सभी को आगे लाया उसने। ठीक है ना, इस सभी के बारे में लिखा है। इसके बाद जो भी उसके गवर्नमेंट ऑर्डर थे वो भी इस सभी पर मेंशन किया गया था। क्रोनोलॉजी इवेंट्स थे जो, उसको भी यहाँ पर बताया गया। इसके बाद सात करनी थे, उनके भी एक सात करनी थे। इन्होंने भी नासिक में कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे थे। इंस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चों। अब इससे ऐसा नहीं था कि अशोक के सिर्फ एक इंस्क्रिप्शन था, बहुत सारे थे। कौशाम्बी में था, अफगानिस्तान में भी मिले हैं, म्यांमार में मिले हैं, है ना, जिसे हम बर्मा भी कहते हैं, बांग्लादेश में मिले हैं, असम में मिले हैं। इससे पता लगता है कि उसका एम्पर कितना बड़ा और कितना एक्सटेंट था। अब एक बात आती है समुद्रगुप्त की, बात करेंगे हम प्रयाग इंस्क्रिप्शन। अब प्रयाग कहाँ पर है? देखिए, प्रयाग है इलाहाबाद, यूपी का इलाहाबाद है ना, इसका पुराना नाम था प्रयाग। प्रयाग में एक इंस्क्रिप्शन है जिसे हम कहेंगे प्रयाग इंस्क्रिप्शन। ये पिलर के फॉर्म में है। ठीक है। और इसको प्रयाग लाए कौन थे? वो लाए थे गुप्ता एम्पायर के एक बहुत बहुत शक्तिशाली, पावरफुल रूलर। कौन थे? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त लेकर आए थे और इस पर उन्होंने कुछ लिखवाया। अब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये था मेनली अशोक का। और ये कहाँ से लाए थे? ये लाए थे
ठीक है बच्चों। अशोक ने अपने बातें लिखी थी, लेकिन इसके बाद समुद्र को उसे वहां से उठाकर प्रयाग में लाकर पटक दिया, उस पर अपनी बातें लिखी। ये इंस्क्रिप्शन आज भी मौजूद है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद जूनागढ़ में एक रुद्र ब्राह्मण का इंस्क्रिप्शन भी है, और बहुत सारे जैसे चंद्र का महरौली पिलर या कॉलम, स्कंदगुप्त का भीतरी कॉलम, समुद्रगुप्त का हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्रॉन्ज प्लेट थी, उस पर भी बहुत सारे बातें, आर्टिकल्स लिखे गए थे, जिससे उस टाइम की जो हिस्ट्री है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ये सभी बातों के बारे में हमें पता चलता है। साथ ही साथ वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पता लगता है, वहाँ का जो बिजनेस था, ट्रेड था, वो कहाँ तक था, इन सभी बातों के बारे में हमें वहां से पता लगता है बच्चों। इसके बाद आती है सिक्के और मुद्राएं, यानी कि कॉइन एंड स्टैम्प। अब इसका भी बहुत 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 बड़ा हाथ है हमारी हिस्ट्री। कॉइन, देखिए कॉइन्स क्या होते हैं। पहले अपने कुछ सामान लेना होता था तो क्या करते थे, क्या करते थे कि एक चीज देंगे दूसरी ले लेंगे। जैसे वीट लेना है तो हम फ्रूट या वेजिटेबल्स ले देंगे, हमने कोई मटका लेना है, पोट्री का कुछ लेना है, ठीक है, तो अपनी कोई और चीज ले देंगे, ठीक है? इस तरह का। लेकिन बाद में हमें लगा कि एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो ट्रेड के लिए जरूरी हो, जिससे हम एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर सकें, वो थे कॉइन या करेंसी। करेंसी का ये फॉर्म था कॉइन। अब कॉइन लेते थे और सामान दे लेते थे। अब कॉइन से बारे से कुछ कैसे पता लगेगा। कॉइन अगर अच्छे हों, अच्छे मेटल्स हों, जैसे गोल्डन हो या सिल्वर हो, तो इससे पता लगेगा कि वो जो एरिया है, वो एम्पलर है, वो कितना डेवलप्ड है। कहाँ जहाँ पर सोने के सिक्के चलते हो तो जाहिर सी बात है ना, बड़े बड़े लोग होंगे। इसके अलावा उनसे जो वहाँ के रूरल थे, उनकी डेट्स, उनसे उनकी इमेजेस, उनकी जो ली लाइनेज ट्रेडिशंस थे, जो उनके बच्चे कैसे थे, उनके डायनेस्टी राजा थे, उनके बच्चे, उनके आगे से आगे जो वंश चल रहा था उनका, वो कैसा था, इन सभी बातों के बारे में हमें इससे पता लगता है, ठीक है ना। अब एक समुद्रगुप्त की बारे में भी बात की थी, ठीक है। समुद्रगुप्त, इन्होंने एक इनका कॉइन मिला है, इस पर ये भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके हाथ पर है एक वीणा। वीणा सभी ने देखी होगी ना, गिटार की तरह होती है, थोड़ी थोड़ी वो है। इससे क्या पता लगेगा कि जो इनका इंटरेस्ट कैसा था समुद्रगुप्त का, कि बैठ कर वीणा बजा रहे हैं, यानी कि इनको म्यूजिक पसंद होगा। अब किसी को म्यूजिक पसंद हो तो वो राजा कितना खुश मिजाज होगा, ठीक है। म्यूजिक वहीं पर चलता है जहाँ पर थोड़े मजे होंगे। हालांकि नीरो था, उस जब पूरा रोम जल रहा था तो वो बैठा बांसुरी बजा रहा था, फ्लूट बजा रहा था। इसका मतलब सभी ने सब नहीं, लेकिन समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था, उसका टाइम ऑफ पीरियड था, वो एक गोल्डन पीरियड था। ये बहुत जगह बहुत सारे हिस्टोरियन और स्कॉलर्स ने इसको बताया हुआ है। इसके बाद एक कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त, इनका क्या वैसा बात है। इनका एक कॉइन मिला है जिस पर कार्तिकेय, इनकी इमेज कर रखी हुई है। अब इससे हमें क्या पता लगता है, कार्तिकेय कौन थे। कार्तिकेय थे भगवान शिव जी के बच्चे। उनके दो बच्चे थे, एक तो गणेश, जो हमारे गणेश बाबा जी हैं, उसके बाद थे कार्तिकेय। अब किसी ने अपने पॉइंट पर कार्तिकेय को बनाया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि वो शिव जी के फॉलोअर्स थे, वो शिव जी को मानते थे। तो कुमारगुप्त थे, वो एक शैव थे। शैव होते हैं शिव को मानने वाले, उनको फॉलो करने वाले। पहले ना दो ही टाइप के लोग थे ज्यादातर, हालांकि कुछ नेचर को भी मानते थे, लेकिन अगर सनातन जो फिलोसफी थी उसकी बात करें, वैदिक फिलोसफी की, तो उसमें शैव और वैष्णव दो तरह के फॉलोअर्स थे। वैष्णव वो थे जो विष्णु को मानते थे, और शैव वो थे जो शिव जी को मानते थे। इसके बाद
जो इंडो ग्रीक कुछ रूरल थे, उन्होंने भी कुछ करेंसीज को जारी किया, ठीक है, जिस पर कुछ आर्टिकल्स लिखे होते थे इंडो ग्रीक में, ठीक है, आर्टिकल्स लिखे थे, ऐसे ही कुछ स्टैम्प जारी किए। इससे पता लगेगा कि उनके बीच ट्रेड होता था, कैसी वो बातें कर रही थी, इन सभी के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद एक जो बहुत खास बात आती है, गुप्त। गुप्त में कुछ गोल्डन और सिल्वर की जो सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो चल रहे थे, जिसमें कि जो एम्परर थे उनका नाम, उसके बाद इनके जो एम्बलम थे, ठीक है, एम्बलम के बारे में पता लगता था कैसा था, क्योंकि ना उस टाइम में कुछ ना कुछ तो हर स्टेट का एक ना एक साइन होता था ना। इसके बाद वो कैसे रिलीजन को फॉलो करते थे, उनके साइन या क्या थे, है ना, इंसिग्निया क्या थे, इसके बारे में पता लगेगा। कैसे लगेगा, क्योंकि उस टाइम जो ज्यादातर रूरल थे, एम्पायर थे, वो किसी न किसी खास पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते थे। जैसे चंद्रगुप्त को जैन को फॉलो करता था, अशोक बुद्धा को, इसके अलावा जो गुप्त थे वो खास तौर से वैदिक फिलोसफी को फॉलो करते थे। बाकी सेक्युलर थे, ऐसा नहीं था कि स्टेट किसी और फिलोसफी को फॉलो करने वाले पर कोई अत्याचार करेगी या उनको साथ क्रुएल्टी करेगी, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो उस टाइम की क्या एम्बलम थे, इंसाइने थे, क्या लोगों के व्यूज थे, कैसी सोसाइटी थी, कैसी इकोनॉमी थी, इन सभी के बारे में पता लगता है। अब समुद्रगुप्त ने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ की को जो डिस्क्राइब ऋग्वेद में किया गया है, उसने ऐसे पॉइंट्स लाए जिस पर अश्वमेध यज्ञ से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स थी, तो हमें पता लगता था कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था ना, एक इवेंट का हमें पता लग गया, ठीक है ना बच्चों। उसके अलावा बयाना है जो राजस्थान के भरतपुर में है, वहां पर बहुत सारे कॉइन्स की स्टॉल मिली है, ठीक है ना, टकसाल मिली है बहुत बड़ी सारी। उसमें इससे पता लगता है कि यहाँ पर कितनी डेवलप्ड इनकी सिविलाइजेशन रही होगी, है ना। और जो होते थे ना बच्चों कॉइन्स या करेंसी, तो उस पर किसी न किसी किंगडम के, रूलर के, किसी बड़े एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के साइन लिखे होते थे, साइन उसको किए होते थे उसने। उससे सिक्कों को इशू करने वाले बंदे का नाम भी पता लगता है। तो अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे तो क्या पता लगेगा, एक तो डेट का, एम्परर का कितना एक्सटेंट था बंदे का, उसका पता लगेगा। इसके बाद और क्या पता लगेगा कि उस टाइम की जो सिचुएशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी थी उसके बारे में, ठीक है। जो एम्परर थे उनका इंटरेस्ट कैसा था, म्यूजिक में था, कैसा था, इसके बारे में पता लगेगा। इसके बाद जो नए नए फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी इससे पता लगते हैं, ठीक है बच्चों। ये अपना हो गया। इसके बाद है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग। मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे देखें ना, सांची का स्तूप, चर्च, कोई पुल पुराने, बावड़ियां, कुएं, वेल, पैलेस, फोर्ट्स, ये सभी चीजें मॉन्यूमेंट्स एंड इसमें आएंगे, ठीक है ना। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग। अब जो सनातन धर्म था या हिंदू धर्म था, इसका प्रचार बहुत दूर तक था। जैसे कि कंबोडिया में कुछ टेम्पल मिले हैं जो हिंदू टेम्पल हैं, इससे पता लगता है कि जो हमारा जो कल्चर था वो कहाँ तक एक्सटेंड कर गई थी, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कितनी दूर तक थी। जावा एक कंट्री आज, वहां पर भी हमारे कुछ ऐसे बातें, ऐसी चीजें मिली हैं जिससे पता लगेगा कि जो इंडिया का कल्चर था वो कितनी दूर तक एक्सटेंड कर चुका था, ठीक है ना बच्चों। अब कंबोडिया के अलावा एक रशियन है देश, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट था, अजरबैजान, ठीक है, वहां पर भी कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं जो इंडिया के कल्चर से इंस्पायर्ड हैं, ठीक है बच्चों। अब आज हम बात करेंगे अचीवमेंट की। तुम्हारी ग्लोरियस कल्चर है क्या, अचीवमेंट। ऐसा है कि ना, हमने अपना कल्चर कभी किसी पर थोपा नहीं है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किए थे, ऐसा कुछ नहीं था, कुछ कॉलोनियलाइजेशन नहीं था, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा कल्चर कहाँ तक था। चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
यहाँ पर एक संस्कृत में लाइन लिखी है, इसका लिटरली मीनिंग ये है कि जो गॉड है, परमेश्वर है, वो हमें प्रोटेक्ट करे। संस्कृत में लिखी है। एक चाइनीज कंट्री जहां पर आज किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को अलाउ नहीं किया जाता, यहाँ तक कि वर्ल्ड वाइड बोले जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज भी वहां पर अलाउड नहीं है। उस देश में की एक इतनी बड़ी ग्रेट स्ट्रक्चर पर अगर संस्कृत में कुछ लिखा हो तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है ना बच्चों। अब ऐसा नहीं था कि वो संस्कृत आज की देवनागरी में लिखा है ना। स्क्रिप्ट पर बात कर लेते हैं कि अपनी बात रह गई थी कि स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट क्या है, रोमन है ना। अब पंजाबी लिखते हैं अपनी इस तरह से, शायद आपको समझ में आए। इसकी स्क्रिप्ट है गुरमुखी। अब लिखेंगे अपने हिंदी, तो इसकी स्क्रिप्ट या इसकी लिपि जिसे कहेंगे वो है देवनागरी। उसी तरह से जो ओल्ड इंडिया था उसमें स्क्रिप्ट बदलती रही थी। कैसे? वेद के टाइम में तो कुछ स्क्रिप्ट थी ही नहीं ऐसा हम मानेंगे, क्योंकि वेद ओरल थे। लेकिन उसके बाद आया अशोका। अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन पर एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो थी या तो ब्राह्मी और खरोष्ठी। तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। हालांकि जो संस्कृत लैंग्वेज थी उसमें भी ब्राह्मी और खरोष्ठी के बारे में बताया गया है। इसके अलावा एक गंधर्व, ये भी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो समुद्रगुप्त के टाइम के भी इंस्क्रिप्शन है अशोक के, वो इन्हीं स्क्रिप्ट में आमतौर पर लिखे जाते थे। ठीक है बच्चों। अब अपने अचीवमेंट की बात कर रहे थे कि बहुत सारे फॉरेन राइटर्स हैं, उसने भी इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं, जिसमें से एक थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था कि जो इंडिया है यही पूरी दुनिया को फाउंड करने वाला है। ठीक है। ह्यूमन स्पीसीज की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब वैसे तो अपने कहेंगे कि अफ्रीका से हुई थी, लेकिन जो आज का साइंस ह्यूमन है, जो बुद्धिमान इंटेलेक्चुअल बंदा है, उसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी। ठीक है ना। ऑलमोस्ट, ठीक है ना। हालांकि ये डेट आगे पीछे हो सकती है, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स के अपने अपने अलग अलग व्यूज हैं। ठीक है। अब एक थे म्यूर। म्यूर ने लिखा है कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वैसा एनवायरनमेंट और कल्चर मैंने और ऑल वर्ल्ड में और कहीं पर भी नहीं देखा है। मैक्स मूलर, तो मैक्स मूलर ने भी वेद के बारे में बहुत अपनी एक्सप्लेनेशन की थी। इसके बाद एक थे फ्रांसिस्ट फिलोसफर वाल्टेर। वाल्टेर को एक बार किसी ने ऋग्वेद की एक कॉपी गिफ्ट की थी, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो वेस्ट के नेशंस हैं, जो वेस्ट पार्ट है वर्ल्ड का, वो हमेशा ही जो ईस्ट पार्ट है दुनिया का, उसको लिए वो हमेशा ही उनका शुक्रगुजार रहेगा, उनका थैंकफुल रहेगा। ठीक है ना बच्चों। ये थे वाल्टेर, फ्रांसिस, फ्रेंच फिलोसफर। ठीक है। ये पार्ट हमारा इस तरह से पूरा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की ज्योग्राफी की। इंडिया की ज्योग्राफी के लिए टॉलमी ने भी बहुत सारी बातें लिखी है कि यहाँ पर 9 आइलैंड थे। ठीक है। इनको नवद्वीप कहा जाता था। नवद्वीप एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है। है ना। और उस टाइम में जो एक चाइनीज फॉरेनर ट्रेवलर थे जो एज ए पिलग्रिम बोथ मॉन्क इंडिया में आए थे, फाइयान। फाइयान ने जो अपनी जर्नी पूरी यहीं से की थी। वो इंडिया से गए थे लंका, जो आज का श्रीलंका है। ठीक है। और श्रीलंका के बाद बाद में वो जावा होते हुए चाइना गए थे। अब बीच में तो है सी, ऐसा तो है नहीं पैदल गए होंगे, तो उन्होंने किसी न किसी तरह से तो सी को पार किया होगा। तो ऐसे कुछ प्रूफ और एविडेंस हमें मिले हैं जिससे पता लगता है कि वो शिप से गए थे। है ना। तो इससे हम पता लगा कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल लेवल उस टाइम का कितने हाई स्टैंडर्ड पर आ चुका था। हमारी जो कल्चर थी वो एकदम आउटस्टैंडिंग थी। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद आता है जो एशियंट इंडिया है उसमें जो शिप यार्ड थे या शिप्स थी उस टाइम में, बोट्स थी, वो कैसी थी। ठीक है। तो सबसे पहले एक संस्कृत का वर्ड है नवगति। इसका लिटरली मीनिंग है स्पीड ऑफ ए बोट।
है ना। और इसी से आगे जाकर वर्ड बना है नेविगेशन, है ना। मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन कॉलोनी जो आज के ग्रीक के आसपास है, हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वहां पर कुछ सी पोर्ट्स थे, उसके और इंडिया के लोकल पोर्ट के बीच में बहुत सारा ट्रेड हुआ करता था, ऐसे एविडेंस मिले हैं। ठीक है, वहां पर 756 फीट के और लेंथ में और 126 फीट के ब्रेड्थ में कुछ पोर्ट मिले हैं जहां पर 60 to 75 टन के जो शिप्स थे वो आती जाती थी। ठीक है, और इसके अलावा जो आज की जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, उसको रत्नाकर, ये वर्ड मिला है इसके लिए। क्या पुराने इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें वहां पर, या एक्सकेवेशन के बाद में जो भी हमें एविडेंस मिले हैं उस पर ये सभी बातों का जिक्र किया गया है। इसके बाद एक धार किंगडम किंगडम था, उसके राजा भोज थे, उनकी एक बुक मिली है युक्ति कल्प रूप, किंग भोज, उनकी बुक है युक्ति कल्प रूप। जो किंगडम था वो था धार। धार आज का एमपी है वो नहीं है, और ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि बोट्स को कैसे बनाया जाएगा, उसके पीछे की टेक्निकल चीजें क्या है, उसके पीछे जो इंजीनियरिंग है वो क्या है। उन्होंने एक लोह मत्स्य यंत्र, संस्कृति में कहते हैं लोह मत्स्य, कहेंगे नेविगेशन के काम आने के लिए एक ऑब्जेक्ट, एक गैजेट। ठीक है ना बच्चों, इसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा जो बोट को चलाने वाला एक खास बंदा होगा, एक उसमें जो कर्मचारी था, ठीक है, उस एम्प्लॉय था, उसको कहते थे कर्णधार या महासारथ। और कुछ 3 4 या 9 बोट्स को एक साथ मैनेज करने वाला था नियामक। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारी जो बोट सिस्टम थी वो पूरी होती है। इसके बाद लास्ट है हमारा प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री, जो हमारी स्टोन एज की हिस्ट्री है। इसे हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, लेकिन ये मान लेंगे स्टोन एज थी, उसी का पार्ट से आगे जाकर, ठीक है ना। तो उसके जो टाइम ऑफ पीरियड थे उसको इस तरह से सेपरेट करके दिखाया गया यहाँ पर। इस तरह से आपका ये जो आज का चैप्टर है ये पूरा हुआ। आगे हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली पर, क्या इंडस वैली थी, क्या इसका सिविलाइजेशन था, कहाँ कहाँ पर ट्रेड होता था, क्या कुछ हमारा इंडिया था उस टाइम में, सब चीजों पर चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो ठीक है, आज लेक्चर इतना ही है। थैंक यू।